अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हमने बायोलॉजी का जो लेक्चर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, आपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में जो चीज़ें देखनी हैं वो ये हैं कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये डिफरेंट तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके पास एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डाटा एनालिसिस, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉ एंड प्रिंसिपल। ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में ये सब कुछ आपने इस टॉपिक में सीखना है। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरी, व्हाट इज़ थ्योरी। ठीक है, हमने जब लास्ट में बायोलॉजिकल मेथड पढ़े थे तो तब हमने हाइपोथेसिस बताया था, फिर डिडक्शन बताई थी, फिर उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट था और फिर उसके पब्लिशिंग थी। यहाँ तक हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़े थे। थ्योरी भी एक्चुअल में बायोलॉजिकल मेथड का ही हिस्सा है। ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस हमारे पास आ जाता है फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, फिर वो टेस्ट से गुजरने के बाद वो ठीक भी साबित होता है। ये नहीं कि हाइपोथेसिस गलत हो जाए, बल्कि वो टेस्ट के बाद भी वो ठीक ही रहे, करेक्ट ही रहे, तब हम उस हाइपोथेसिस को किसका नाम देंगे? थ्योरी का नाम देंगे। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड थ्योरी। ऐसी हाइपोथेसिस जो उस टाइम के जो टेस्ट होंगे, जो एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट से गुजरने के बाद भी करेक्ट साबित हो, उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरी का नाम देंगे। ठीक है, जो हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको फर्दर प्रोसीजर में नहीं लाएंगे। जो करेक्ट होगा उसको ही हम नाम देंगे थ्योरी का। थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि बगैर किसी एविडेंस के इसको प्रूव कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है इसका। लेकिन थ्योरी को हम सपोर्ट करते हैं ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस के साथ। ये हाइपोथेसिस अगर टेस्ट ऑफ टाइम से गुजरने के बाद भी करेक्ट रहेगा तो तब ही हम उस हाइपोथेसिस को क्या नाम देंगे? थ्योरी का। थ्योरी की एग्जाम में फर्दर हम देखते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव, जैसे कि वर्ड से जाहिर है, प्रोडक्टिव वर्ड प्रोड्यूस से निकला है। ठीक है, न्यू चीज़ बनना, वर्ड प्रोडक्टिव मीन्स बनना। ऐसी थ्योरी जिससे हम और थ्योरीज बना सकते हैं, जो हमारे माइंड में आइडिया दे कि हाँ इससे इस तरीके से देखें तो कुछ और बात माइंड में आती है। जैसे कि देखें, अगर कोई थ्योरी इनकरेक्ट हो गई है वो तो बात ही ख़त्म हो गई ना। जब एक थ्योरी ठीक हो जाती है तो फिर एक साइंटिस्ट का जो इतने अरसे से उसके ऊपर काम कर रहा होता है तो उसका हौसला अफजाई होती है, तो उसके बाद फिर वो ज़्यादा सोचता है उसके ऊपर कि आया इससे कोई और चीज़ साबित कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसी थ्योरी जिससे न्यू हाइपोथेसिस बने उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। जैसे कि एक चीज़ बनी हुई है उसके अंदर से हम डिफरेंट मेथड्स निकाल दें कि इससे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, उसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें नए आइडियाज़ दें, न्यू हाइपोथेसिस उससे निकलने, उसको कहते हैं, नाम देते हैं हम प्रोडक्टिव थ्योरी का। अ थ्योरी दैट कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। ऐसी थ्योरी जो कीप ऑन सजेस्टिंग मीन्स हमें न्यू सजेस्ट करे, हमें आइडियाज़ दे न्यू किसके? हाइपोथेसिस के, उसको क्या नाम देंगे हम? प्रोडक्टिव थ्योरी का, जो कि दोबारा टेस्टिंग के मरहल से भी गुजरेगी। ठीक है, अ थ्योरी, डेफिनेशन देख लें इसकी। अ थ्योरी दैट कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। ओके क्लास, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ और प्रिंसिपल। लॉ, आपके माइंड में लॉ से क्या आता है? सिंपल सा वर्ड है लॉ। अक्सर आप लोग पढ़ते हैं ये लॉ है हमारे कंट्री में रहने के। ठीक है, लॉ का मतलब होता है कानून। हम बायोलॉजी में वो लॉ पढ़ेंगे जो हमारे नेचर की कानून होंगे। किसके? नेचर के। ओके, साइंटिफिक लॉ होते हैं वो आगे देखते हैं। लॉ और प्रिंसिपल भी कानून के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए लॉ का वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। देखें, प्रिंसिपल की जो स्पेलिंग है उसमें
एंड में देखिए LE आ रहा है, ये हमारे लिए कानून वाला ला है। अगर हम एंड में PAL प्रिंसिपल लिख देंगे तो वो दूसरा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अक्सर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो वाला प्रिंसिपल बन जाएगा। आपने जब लिखना है तो ये बात माइंड में रखनी है कि प्रिंसिपल लिखते वक्त LE एंड में हो तभी आपका करेक्ट होगा, वरना आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम लॉ और प्रिंसिपल को देखें तो समझने की कोशिश करें कि कानून जो होता है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हमारी सिटी में, अगर हमारे कंट्री में कोई कानून नाफिज हुए हुए हैं, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लॉ का मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देने का मकसद ही यही है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद जब कोई चीज़ लॉ बनती है, जब कोई हाइपोथेसिस इस नतीजे पे पहुँच जाता है, थ्योरी स्टैंड करती है डिफरेंट टेस्टिंग के साथ, फिर भी वो रिजेक्ट नहीं होती बल्कि वो करेक्ट होती रहती है, तो फिर उसको नाम दिया जाता है लॉ का। जैसे कि हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये जो हमने पढ़ा है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकता। एक टाइम था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिजेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये स्टैंड रहा, करेक्ट रहा, ये डिफरेंट मरहल से गुजरने के बाद भी, तब इसको नाम दिया गया लॉ का। न्यूटन के बेस पे ही उसके लॉ का नाम ही न्यूटन लॉ रख दिया गया। अगर हम लॉ की डेफिनेशन देखें तो वो इस तरीके से है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोच and continued to be supported by experimental evidence, it become law or principle। अगर एक थ्योरी ऐसे हालात में रहे कि उसको डिफरेंट साइंटिस्ट रिजेक्ट करने की कोशिश करें, उस पर डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट हों और उसके नतीजे में भी वो ठीक रहे, गलत साबित ना कर सकें, तो एट द एंड उसको हम नाम देंगे लॉ का, ठीक है। ऐसे नहीं है, जब एक थ्योरी बन रही होती है तो एक या दो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हाइपोथेसिस होती है उनके पास, वो उस पर काम कर रहे होते हैं, वह नेशनल लेवल पे वर्किंग हो रही होती है। जब वो टेस्टिंग से गुजरने के बाद थ्योरी के दर्जे पे आती है तो फिर उसको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे लिया जाता है और उन दूसरे साइंटिस्ट को बताया जाता है कि हमने ये काम किया, आप टेस्ट करें, इसको आप देखें। फिर वो डिफरेंट साइंटिस्ट उसके इस तगदद में लग जाते हैं कि किसी तरीके से उसको गलत साबित कर सकें। फिर अगर उन सारे मरहल से गुजरने के बाद भी हमारे पास जो थ्योरी है वो करेक्ट रहे, उसके स्टेटमेंट में फ़र्क ना आए, तो उसको हम नाम देते हैं लॉ का। उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसके पास होंगे तभी उसको लॉ का नाम दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थ्योरी तो वो बन जाएगी, लेकिन थ्योरी बनने के बाद अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसमें से कोई भी अगर उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उस स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित कर देगा तो फिर हम उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वहीं पे रुक जाएगा काम, ठीक है। लेकिन अगर वो इतने से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरने के बाद भी करेक्ट साबित हो, तब हम उसको नाम देंगे लॉ और प्रिंसिपल का। साइंटिफिक लॉ देखते हैं। A scientific law is a uniform or constant fact of nature। साइंटिफिक लॉ क्या है? ये एक यूनिफॉर्म और फैक्ट है, जैसे हकीकत है। जैसे कि काफ़ी सारी हकीकतें हमारे पास मौजूद हैं, जो नेचर हमारे पास है, कुदरत है, अल्लाह ताला ने जो हमारे इर्द गिर्द नेचर बनाई है, वो हमारे पास एक हकीकत की सूरत में मौजूद है। अक्सर हम काफ़ी ऐसी चीज़ें देखते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से, लेकिन वो फैक्ट है, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। साइंटिफिक लॉ को अगर डिफाइन करते हैं तो ये यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट फैक्ट होता है। यहाँ पे वर्ड फैक्ट यूज़ किया गया, फैक्ट मतलब हकीकत होती है, वो नेचर की वो क्या है, हकीकत है। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। इररिफ्यूटेबल मीन्स इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखें साइंटिफिक लॉ की, तो हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ है जो कि हमारे पास पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये आप अपने नेक्स्ट फर्दर आपके चैप्टर जो आएंगे उसमें मेंडल्स के कानून भी आपने पढ़ने हैं जो कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ओके क्लास, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया हुआ है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास डाटा तो मौजूद था हाइपोथेसिस में, डिफरेंट टाइप्स थे, डिफरेंट फॉर्म्स में। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारे पास डाटा होता है। आपको पता है कि साइंटिफिक मेथड में कोई भी चीज़ डिसऑर्गेनाइज नहीं है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज और वेल मैनर्ड तरीके से पेश की जाती है। तो हमारे पास जो डाटा होता है हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब माइंड में आता है कि डाटा, कौन सा डाटा, क्या क्या चीज़ होगी जिसको हम डाटा में रखेंगे। तो डाटा को हम देखें तो डाटा कोई भी चीज़, जैसे कि मतलब हमारे पास कोई नाम होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी के कोई करैक्टरिस्टिक्स हैं, कोई साइज़ है, हाइट है, कुछ भी है, एवरीथिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं, साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, उसको हम डाटा में रखते हैं। अगर एक्चुअली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो इस तरीके से है, डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, नाम हो सकते हैं, डेट्स, तारीख हो सकती हैं, और वैल्यूज़, कोई वैल्यू हमारे पास जो आएगी, मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो वैल्यूज़, नाम, तारीख हम ऑब्जर्वेशन से ले, मुशाहिदा करने के नतीजे में हमारे पास आए, या एक्सपेरिमेंटल वर्क के नतीजे में जो हमारे पास वैल्यूज़ आए, उस सबको हम नाम देंगे डाटा का। ठीक है, जो हमारे पास वर्किंग के दौरान ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें जो जो चीज़ें मालूम होती हैं, जैसे कि नाम मालूम होता है, उसकी डेट्स मालूम होती हैं, कोई वैल्यू मालूम होती है, उसको हम डाटा में रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशन वर्क होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, उसके दौरान भी हमें वैल्यूज़ वगैरह फाइंड आउट होती हैं, उसको हम डाटा कहेंगे, डाटा का नाम देंगे। अब डाटा तो मौजूद है, नाम भी हैं, डेट्स भी हैं, डिफरेंट डाटा मौजूद होता है। अब एक ही चीज़ का तो डाटा नहीं होता ना। अब हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करना है, हमने को कैसे पेश करना है। In order to formulate and test hypothesis, scientists collect and organize data. एक हाइपोथेसिस जो होती है बनाने से पहले पहला काम साइंटिस्ट ये करते हैं कि जो उनके पास डाटा मौजूद होता है उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, उसको एक प्रॉपर निज़ाम में ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। डाटा को हम ऑर्गेनाइज किन मेथड के ज़रिए, किन की प्रोसीजर से गुजरने के बाद कर सकते हैं, या कितने वेज हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो हम देखें तो हम उसको मैप्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में, ग्राफिकल चार्ट्स होते हैं उसकी सूरत में, फ्लो शीट डायग्राम होती हैं उनकी सूरत में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को। डाटा के ऑर्गेनाइज होता है इन फॉर्म्स में, ग्राफिक्स, चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम। इन सब की सूरत में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड माइंड में, या आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा तो हमारे पास आ गया, आपको पता भी चल गया कि कौन सी चीज़ है जिसको हमने डाटा में रखनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसका क्या करना है, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस, अगर एनालिसिस का मतलब देखें तो एनालिसिस का मतलब है तज्जिया करना। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसका हमने तज्जिया करना है कि वो किस तरीके से है। अगर इसकी सिंपल मैं आप लोगों को मिसाल दूं तो आपको पता है कि अक्सर छोटे बच्चे जब उनके पास कोई चीज़ आती है तो वो क्या करते हैं, उसके पार्ट्स अलग कर रहे होते हैं। कोई भी खुलाना होता है ना, अक्सर जो बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पार्ट्स अलग करते हैं, उसको देखते हैं कि इनमें कितने पार्ट्स हैं, कितने पहिए हैं। गाड़ी की एग्जांपल ले लें तो क्या कर रहे होते हैं, उसका तज्जिया कर रहे होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, डाटा हो गया, आ गया उनके पास, ऑर्गेनाइज भी हो गया, अब उन्होंने उसका क्या करना है, तज्जिया करना है। कि डाटा का जो तज्जिया हम किसके ज़रिए करते हैं, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड ब्रांच है। हमने उसमें स्टैटिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, उसको फार्मूलाज वगैरह को फॉलो करते हुए हम डाटा एनालिसिस का वर्क करते हैं। ठीक है, डाटा एनालिसिस नेसेसरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन, किसी भी हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित करने के लिए डाटा एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है जब उसमें तो डाटा एनालिसिस काम यूज़ करते हैं, हम उसके लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ डन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस,
ये हम स्टैटिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम ये डाटा एनालिसिस करते हैं। अगर हम डाटा एनालिसिस के आगे फर्दर देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड है, ठीक है। हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, दो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एक है रेशियो और दूसरी है प्रोपोर्शन। ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है स्टैटिकल मेथड की जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो को। रेशियो क्या है? व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट और रेशियो और डिवीजन, जब रिलेशनशिप होगा दो नंबर्स के दरमियान, रेशियो हमेशा दो नंबर्स के लिए यूज़ होगी, ठीक है। हमारे पास ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, ठीक है। कोई भी हैं दो नंबर्स, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेशियो। स्टैटिकल मेथड में से कौन सा यूज़ करते हैं? रेशियो को यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है, व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट, अ रेशियो और अ डिवीजन। क्वेश्चन मीन्स देखें, ये दो कॉलन, ये कॉलन के साइन है, ए और बी। हमारे पास कौन है? ए और बी। दो वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन हमारी ठीक हो गई। उसके दरमियान क्वेश्चन का साइन, क्वेश्चन है ए और बी के दरमियान ये दो डॉट्स हैं, इसको कोलन कहते हैं, इसको हम कोलन कहते हैं। अगर हम इसको डिवीजन की रेशियो की फॉर्म में, अब इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से हम तीन मेथड के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात माइंड में रखनी है कि दो नंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको रेशियो का नाम देंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं कि हमारे 50 मलेरिया पेशेंट प्रेजेंट है, उसके अलावा 150 हेल्दी पर्सन प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल देख रहे हैं हम कि हमारे पास रिलेशनशिप देखेंगे 50 जो है हमारे पास मलेरियल पेशेंट है, इन्फेक्टेड है, और 150 जो है हमारे पास हेल्दी पर्सन है जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इनके दरमियान रिलेशनशिप देखें तो हम इस तरीके से करेंगे, हेल्दी पर्सन लिखेंगे, दरमियान में रेशियो का साइन, फिर मलेरियल पेशेंट। हमारे पास हेल्दी पर्सन कितने थे? 150 और मलेरियल पेशेंट कितने थे? 50। अगर हम यहीं पे डिवाइड करें, देखें 0 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 द 5 और ये 5 3 ज़ा 15, ये कट हो के हमारे पास 3:1। हमारे पास रेशियो क्या आ रही है? हेल्दी पर्सन और मलेरियल पेशेंट की 3:1, ठीक है। हम इसको 1:3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इस तरीके से हम जो ऊपर मेंशन किया है हेल्दी पर्सन और मलेरियल पेशेंट, अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें, अगर हम मलेरिया पेशेंट इधर ले आए, हेल्दी पेशेंट इधर ले आए, तो फिर बन सकता है हमारे पास 1:3। अदरवाइज अगर हम इसी को लिखते टाइम 1:3 कर देंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगी, वो हमारी स्टेटमेंट ठीक नहीं रहेगी। हमारे पास स्टेटमेंट ऊपर वाली देखेंगे, ऊपर हमने मेंशन हेल्दी पर्सन किया हुआ है, अगर हम उसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, मलेरिया पेशेंट के लिख देंगे, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का जो रिलेशनशिप है स्टैटिकल एनालिसिस का, ये हम देखेंगे 4 वैल्यूज़ के दरमियान। इसकी डेफिनेशन ही यही है, प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन 2 इक्वल रेशियो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। 2 रेशियो लें, ठीक है, 2 इक्वल रेशियो लें, उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन लगा दें तो हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाती है। यहाँ पे देखें ए रेशियो बी, सी रेशियो ड्यू, 2 रेशियो हो गई, उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन आएगा। इक्वालिटी की साइन की जगह पे हम ये 4 कॉलम्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रोपोर्शन का साइन है, इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोपोर्शन के लिए ये हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास 2 रेशियो होंगी, उनके दरमियान ही इक्वालिटी होगी। समझ में आ गई? 4 वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह रेशियो 2 वैल्यूज़ के दरमियान थी, प्रोपोर्शन 4 वैल्यूज़ के दरमियान आएगी, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास, हम जानना चाह रहे हैं कि बर्ड्स हैं हमारे पास, वो कितने बर्ड्स हैं उनको मलेरिया होगा। जैसे कि हाउ मैनी बर्ड्स गेट मलेरिया व्हेन दे बाइट 100 स्पैरो। अगर हम 100 स्पैरो को बाइट करवाते हैं मलेरियल मॉस्किटो से, इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, तो कितनों को होगा मलेरिया, ये देखना है हमने। क्योंकि हमने एक पहला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इन उधर एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने नोट किया था कि 20 स्पैरो हैं
कितने स्पैरो है हमारे पास? 20 स्पैरो हैं, ठीक है। उसमें से जब उनको बाइट करवाया मॉस्किटो से तो 14 जो थी उनको मलेरिया हुआ, जबकि 7 जो थी उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब हम इनको अब जो ऊपर वाली वैल्यू थी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। आपको पता है मैथमेटिक्स में हमारे पास अगर 3 वैल्यूज फाइंड आउट हैं तो हम चौथी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए चौथी वैल्यूज़ की जगह पे एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने अरेंज पहले से किया हुआ है, देखें 14 मलेरियल स्पैरो थी, दूसरे 20 जो थी वो हेल्दी थी। ये हमने रेशियो बना दी एक, दूसरी रेशियो में हमारे पास 100 है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है तो उसकी जगह पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। उसको हम देखें यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का साइन दिया, कोलन 4 कोलन्स राइट किए। आगे हमने जाके इसको देखें, एक्स के नीचे हम क्या ले आएंगे? 100। इसको हम उस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं ना, x डिवाइडेड बाई 100, 14 डिवाइडेड बाई 20। 20 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x इधर ही रहेगा और दूसरी तरफ जाके 20 डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 70। ये आप डिवाइड करके कैलकुलेट करके देख लें, 70 आंसर आएगा, जिससे हमें ये पता चला। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, हमें डाटा एनालिसिस के ज़रिए ही आंसर पता चल गया कि अगर 100 स्पैरो को इन्फेक्ट करवाया जाए तो उनमें से 70 स्पैरो जो होंगी वो इन्फेक्टेड होंगी, 70 स्पैरोज जो होंगी वो अनहेल्दी हो जाएंगी। समझ में आ गई बात आपको? वो मलेरियल सिम्टम्स शो करेंगी। इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, डाटा एनालिसिस के ज़रिए हमने 4th वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मैथमेटिक्स के रूल काफ़ी ज़्यादा इसमें हम यूज़ करते हैं। आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं कि आपने बताना है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस। इंपॉर्टेंस बतानी है क्यों हम डाटा एनालिसिस यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने ये बताना है व्हाट इज स्टैटिक्स। अपने स्टैटिक्स के रूल्स बता दिए, काफ़ी कुछ आपको बताया। आपने सर्च करना है, आपने देखना है कि स्टैटिक्स है क्या। आपकी डायरी में देखें 12th अप्रैल की डायरी पेज नंबर 26 to 28 तक ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो 26 to 28 तक हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपने करके भेजना है टाइम पे, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।